नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। दोस्तों, ये सामान्य हिंदी का वास्तविक प्रश्न पत्र है। इससे पहले हमने मॉक टेस्ट पेपर में नकली अभ्यास किया है, लेकिन वो नकली अभ्यास आपको बहुत काम आएगा अगर आपने ठीक से प्रैक्टिस की होगी। लेखन शैली का अभ्यास करने के लिए इसीलिए सलाह दी जाती है ताकि आप एक तय प्रारूप पर प्रश्न पत्र को हल करने की पहले से प्रैक्टिस करके जाइए। वहां पर आपको ज्यादा झंझट न उठानी पड़े। अगर आपने मॉक टेस्ट पेपर इससे पहले वीडियोस के माध्यम से जो पब्लिश किए गए थे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ओर से, उसे आपने देखा होगा तो यहाँ प्रश्न पत्र में आपको कोई खासी समस्या नहीं हुई होगी। हालांकि आयोग का जो प्रश्न पत्र है ये सामान्य हिंदी का, ये पुराने ढर्रे का ही है, पहले के प्रारूप पर ही बनाया गया है, इसमें कोई नवीनता नहीं। फिर भी देखते हैं इसमें क्या किया जा सकता है, किस प्रकार से हम गद्यांशों को देखेंगे, किस प्रकार से हम पत्र लेखन करेंगे, मुहावरों का क्या मतलब हो सकता है, या अन्य जो प्रश्न है। आइए शुरू करते हैं। इसमें विशेष अनुदेश दिया हुआ है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न के जो अंक हैं वो उनके अंत में निर्धारित किए गए हैं, लिखे गए हैं मतलब। और इसके साथ साथ पत्र और प्रार्थना पत्र या जो अन्य प्रश्न है उनमें उत्तर के साथ अपना जो नाम पता है या अनुक्रमांक है वो सब नहीं लिखना है। ये सब वर्जित है, जब तक कहा न जाए तब तक नहीं लिखना है। वही चीज़ यहाँ इंग्लिश में दी हुई है। अब देखिए इसमें प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। पहला और दूसरा प्रश्न जो होता है वो अपठित गद्यांशों का होता है, मतलब ऐसे गद्य के टुकड़े आपके सामने परोसे जाते हैं जिसे कि आपने इससे पहले कभी देखा नहीं होता है और यहाँ पहली बार देखते हैं, उसे समझते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं और उसके बाद नीचे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उत्तर देते हैं। ये सुनने में तो साधारण लगता है, लेकिन अगर आपने सावधानीपूर्वक इस गद्यांश को नहीं पढ़ा तो अर्थ का अनर्थ निकल जाएगा और जो पूछा गया है उसका आप कोई विपरीत जवाब भी दे सकते हैं और ये नंबरों के लिए नुकसानदेह सिद्ध हो सकता है। इसलिए कम से कम 2 बार पढ़ना चाहिए। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप अगर सिद्धहस्त भी हैं, मतलब आप पारंगत हैं बिल्कुल गद्यांश में से उत्तर खोजने में, फिर भी आप 2 बार पढ़िए। इससे आपकी गलतियां जो है उनकी गुंजाइश कम हो जाएगी। चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा है। काफी अच्छा गद्यांश है। इसमें यह कहा है कि भारत प्रकृति की संसार में सबसे बड़ी लीला भूमि है, अर्थात प्रकृति का ये रंगमंच है और यहाँ पर अभिनेत्री कौन है? प्रकृति है। यहाँ सभी ऋतुएं किसी न किसी भाग में एक साथ मौजूद रहती हैं। नदी, पर्वत, वन और अन्नपूर्णा धरती से भारतीय साहित्य का सदा ही गहरा संबंध रहा है। इसके बाद ये कहा है कि क्योंकि उसने प्रकृति से अपनी सहधर्मिता और सहअस्तित्व को पहचाना है, इसीलिए गहरा संबंध रहा है। तो ये कारण बताया है। भारत की पहली कविता ही पशु पक्षियों के खिलाफ जो हिंसा थी उसके खिलाफ उपजी थी, मतलब उसके विरुद्ध उपजी थी। कवियों ने प्रकृति की हल्की से हल्की धड़कन और कंपन को महसूस किया। आदि कवि वाल्मीकि, यही जो है ये पहले कवि या पहले रचयिता माने जाते हैं, तो इन्होंने जीव हत्या के खिलाफ या जीव हिंसा के खिलाफ ही पहली कविता का उच्चारण किया था। वो अकस्मात उनके मुंह से फूट पड़ी थी, तो उसका यहाँ उल्लेख किया है। अब यह यहाँ पे लिखा हुआ है कि आदि कवि वाल्मीकि जानते हैं कि कड़कड़ाती ठंड में जलचर हंस कैसे संभल कर डर कर ठंडे पानी में पैर डालते हैं, मतलब फूंक फूंक कर कदम रखते हैं। और कालिदास को पता है कि अनुकूल मंद मंद पवन जो है वो यात्रा का शुभ शकुन होता है, यानी हवा अगर मंद मंद चल रही हो तो उस समय आपको यात्रा के लिए प्रस्थान करना चाहिए। ये काफी अच्छा शगुन या अच्छा मुहूर्त माना जाता है। इसके बाद प्रेमचंद के बैल अपनी व्यथा कथा हमारे कान में कह जाते हैं, हीरा और मोती की कहानी। प्रसाद की प्रकृति हमें अतिवाद के प्रति सावधान करती है। कामायनी से आप प्रसंग ले लीजिए, अनेकों उदाहरण मिलेंगे। रचनाकार तो मनुष्य की संवेदना का प्रतीक भी है और प्रहरी भी है। रचनाकार क्या होता है? ये साहित्य को रचने वाला व्यक्ति होता है और समाज का हिस्सा होता है। तो ये मनुष्य की संवेदना का प्रतिनिधि होता है, प्रतीक कहिए चाहे उसे रिप्रेजेंटेटिव कहिए, और ये उसका रक्षा करने वाला यानी रक्षक भी होता है। तो इसीलिए यहाँ प्रहरी शब्द का इस्तेमाल किया है। प्रकृति से उसका साहचर्य और संवाद मनुष्य से प्रकृति के संवाद और साहचर्य का प्रतीक है, मतलब सिंबल है। इस तरह अंततः या यहाँ अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति, मतलब आंतरिक जो प्रकृति होती है और बाहरी जो प्रकृति होती है, उसके सहारे निरंतर परिष्कृत और सरल प्रांजल बनती है। आज प्रकृति के प्रति हिंसा और विसंवाद होकर हमने क्या पाया है? मतलब विसंवादी होकर और हिंसक होकर प्रकृति के खिलाफ इस प्रकार का जोड़ा जामा धारण करके हमें क्या मिल गया? बहुत पुरस्कार तो मिला नहीं, उल्टे और ज्यादा जो विनाश की लीला है वो शुरू हो जाती है। तरह तरह के शारीरिक मानसिक रोग, संकीर्ण और जो विकृत अंतःकरण है, एक संवेदनहीन आत्मकेंद्रित जगत जो कि अपने ऊपर सिर्फ फोकस रहे, सिर्फ अपने भले के बारे में सोचे, दूसरे का यहाँ रत्ती भर भी चिंता न करे। और चारों ओर प्रदूषण का तांडव। मनुष्य जब से स्वार्थी बन गया है। स्वार्थ तो मनुष्य में जन्मजात होता है। मनुष्य और देवता में यही फर्क होता है, और सभी गुण जो है वो एक जैसे होते हैं, लेकिन जो स्वार्थीपना होता है ये इंसान के अंदर विद्यमान होता है और इसी की वजह से तरह तरह की बुराइयां पनपती हैं। तो स्वार्थ से एकदम रिक्त हो जाए ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन पहले के मनुष्य जो होते थे उनमें स्वार्थ की कमी होती थी
और इसलिए वो अपने साथ साथ प्रकृति का भी चिंतन करते थे, उसे सहधर्मिणी बनाकर या अपनी जीवन संगिनी बनाकर स्वीकार करते थे। और यहाँ पर क्या है, प्रकृति से जितना निचोड़ लीजिए उतना बेहतर, अब मतलब उसका भरपूर मात्रा में दोहन कर लीजिए। और इसी का नतीजा निकला है कि लोग ग्लोबल वार्मिंग और तरह तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्रलय की आशंका है, उससे ग्रस्त हो गए हैं। इसके बाद आप ये इसमें देख रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि पहाड़ और समुद्र को देखने भर से मनुष्य का हृदय विशाल हो जाता है। मनोवैज्ञानिकों का ऐसा दृष्टिकोण है कि जिस चीज को आप देखेंगे उसी के समान गुण को धारण करेंगे। इसीलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे माहौल, अच्छी संगति की तलाश करनी चाहिए और अच्छी चीजों को देखना चाहिए, अच्छी चीजों को सुनना चाहिए और अच्छी चीजें बोलनी चाहिए। गांधी जी के 3 बंदर आपको याद होंगे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। तो वो अपना हाथ कान पर, आंख पर और मुंह पर रखे रहते हैं, वो इसी बात के प्रतीक हैं। वो बहुत गहरा मनोविज्ञान है और वो यहाँ सार्थक होता है। जो आप देखेंगे वैसे ही बन जाएंगे। इसको आप सीधा सीधा मत जोड़ लीजिए, इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि जो आप देखेंगे वैसा सोचेंगे, जैसा सोचेंगे वैसे ही आपके व्यक्तित्व का विकास होगा और वैसे ही आप बनेंगे। तो यहाँ पर्वत और समुद्र को देखने से मनुष्य का हृदय विशाल होता है। तो यदि वे हमारे मन में ही बस जाएं तो हम कितने विराट और उदात्त हो जाएंगे। यहाँ प्रश्न पूछा गया है और ये इसका जो जवाब है वो हाँ है, सकारात्मक है। यह जान लेना जरूरी है कि प्रकृति मनुष्य का प्रतिपक्ष नहीं है, उसकी विरोधिनी नहीं है। यहाँ पर वह उसकी सहचरी है, उसके साथ चलने वाली है, उसे सहयोग देने वाली है, बशर्ते प्रकृति की भाषा समझे, प्रकृति को महसूस करे। इसके बाद ये भी लिखा गया है कि जो रहस्य खोजे गए हैं वे खोजने के लिए ही बचाए गए हैं। मतलब प्रकृति ने उन्हें बचा कर रखा है, उजागर नहीं किया है। किस लिए? हम मनुष्यों के लिए, ताकि हम उसका क्रेडिट ले सकें, उसका श्रेय लूट सकें और अपने आप को एकदम महान अन्वेषणकर्ता कह सकें। तो प्रकृति यहाँ पर चाहती है कि हम उन्नति करें, वो हमारे विकास का रोड़ा नहीं है, ताकि हम मनुष्य जो है उनका कृतित्व अकारथ ना हो। अकारथ का मतलब क्या? व्यर्थ ना हो। जो हमारी रचनाएं हैं वो यहाँ पर आकर मिथ्या न हो जाए, व्यर्थ न हो जाए। इसलिए माता प्रकृति जो है, सहचरी का मतलब यहाँ पे पत्नी से नहीं है, यहाँ पर माता के समान ये पालन पोषण करती है। तो इस प्रकार की सहचरी, जैसे एक छोटे बच्चे की जो सहचरी है वो उसकी माँ होती है, ठीक वैसे ही यहाँ पर मनुष्य कैसा है? छोटे बच्चे के समान है। प्रकृति के आगे उसका आकार कुछ भी नहीं है। हम लोग कहते हैं ना प्राकृतिक आपदा, तो प्राकृतिक आपदा का हम प्रबंधन करते हैं, उसे निवारण उसका नहीं करते हैं, उसे रोक नहीं सकते। तो प्रबंधन हम क्यों करते हैं? क्योंकि प्रकृति पर हमारा कोई जोर ही नहीं चलता, हम सिर्फ अपना बचाव कर सकते हैं, वो भी एक सीमा तक। तो इसीलिए यहाँ पर प्रकृति जो है वो माता है। जब वो एकदम विनाश करने पर उतर आएगी तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ वो क्या करती है? मनुष्य को पोषण देती है और उसका जो प्रयास है या उसका जो कृतित्व है वो बेकार न चला जाए, इसलिए कुछ रहस्यों को वो बचा कर रखती है। और इसके साथ ये भी लिखा हुआ है कि उसका पौरुषहीनता बोध में न बदल जाए। मतलब उसकी जो पुरुषार्थ की हीनता है वो यहाँ पर उसकी वास्तविकता में न तब्दील हो जाए, उसे उसका आभास न हो जाए। इससे मनुष्य को वो बचा कर रखती है। इस प्रकार से ये पूरा लंबा चौड़ा पैराग्राफ है, अच्छा खासा है, इसकी साइज अच्छी है। प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न ये पूछा है कि गद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। भावार्थ का मतलब क्या होता है ये आपको समझना होगा। यहाँ संक्षेपण आपको नहीं करना है, सारांश नहीं लिखना है। मतलब संक्षिप्त करने की यहाँ कोई बाध्यता नहीं है। ऐसा नहीं कि 1/3 शब्द हैं और उन्हीं में आपको ढालना है, उससे बाहर आप पैर नहीं लगा सकते, ऐसा नहीं। भावार्थ में लिखने की स्वतंत्रता होती है। बस एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो 5 अंकों का मामला है, इसी के अंदर आपको काम करना है। मतलब कितना भी आप लिख लेंगे मिलेगा 5 ही अंक। तो एक सीमा में करिएगा, न तो संक्षेपण जितना विस्तृत या सारांश जितना, माफ कीजिएगा, न तो संक्षेपण जितना संक्षिप्त और सारांश जितना संक्षिप्त, और न ही व्याख्या जितना विस्तृत। व्याख्या जो है वो खुल कर की जाती है तो वहां विस्तार होता है, यहाँ उतना विस्तार नहीं देना है, और न ही संक्षेपण जितना छोटा कर देना है। मध्यम आकार का आपको लिखना होता है। और भावार्थ में आप मूल जो तत्व है उसके साथ साथ जो गौण तत्व होते हैं या गौण विचारधाराएं होती हैं उनको भी समावेशित कर सकते हैं। तो ये चीज है। उसके बाद मनुष्य और प्रकृति के आपसी रिश्ते को गद्यांश के आधार पर स्पष्ट करना है। तो इस रिश्ते को आपको दर्शाना पड़ेगा, लेकिन गद्यांश को ही आधार बनाना है, बाहर से कोई अवयव लाकर इसमें घुसाना नहीं है। जितनी व्याख्या आप करेंगे, जितना विस्तार देंगे, वो सब इसी के दायरे में होगा। इससे बाहर वाली जो विचारधारा है वो इसमें नहीं आएगी। इसके साथ साथ आपको रेखांकित पंक्तियां जो भी इसमें की हुई हैं अंडरलाइन, उनकी व्याख्या करनी है। तो आइए एक एक करके इसे करते हैं। सबसे पहले आप भावार्थ लिखेंगे। तो ये जो पूरा अवतरण है इसे आप देख रहे हैं 2 हिस्सों में बटा हुआ है, मतलब ऊपर नीचे 2 पन्नों में। यहाँ पर आप कैसे लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि भारत भूमि प्राकृतिक विविधता से परिपूर्ण धरा है। भारत की जो चतुष्कोणीय आकृति है, मतलब उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में अगर इसे चतुर्भुज के आकार में ढाला जाए तो एक पतंगाकार चतुर्भुज बन जाएगा। तो ऐसी जो चतुष्कोणीय आकृति है इसमें आप जानते हैं कि भिन्न भिन्न ऊंचावच पाया जाता है। कहीं ऊंचा नीचा ढाल, कहीं पर्वत है, कहीं मैदान है, कहीं तराई है, कहीं पठार है, कहीं ढलान है, कहीं घाट बने हुए हैं, कहीं डेल्टा बन रहा है, कहीं एस्चुरी बन रही है, कहीं मरुस्थल है, कहीं वर्षा की अति है, कहीं वर्षा ही नहीं हो रही है, कहीं पर नदियों की बाढ़ आ रही है,
कहीं पर एकदम बर्फ जमी हुई है, कहीं पर तापमान एकदम एक जैसा है। तो इतनी सारी डाइवर्सिटी है, ये जो गिनाया गया है ये तो बहुत कम है। ऐसी बहुत सारी विविधताएं हमारे देश में विद्यमान है। इसीलिए कहा जाता है कि अनेकता में एकता। यहाँ जितने उच्चावच हैं, जितने भिन्नता स्थलाकृतियों में है, उतनी ही ज़्यादा भिन्नता लोगों के रहन सहन, बोलचाल और भाषा वेशभूषा में है। मतलब सब कुछ यहाँ पर एकदम भिन्न भिन्न है। तो ऐसा जो अनोखा देश है भारतवर्ष, ये प्राकृतिक विविधता से पूर्ण धरा है और भिन्न भिन्न उच्चावच विविध ऋतुओं के कारक है। भारतीय साहित्य इसी कारणवश, अब भारतीय साहित्य का यहाँ उल्लेख किया गया है। शुरुआत में तो लगता है कि यहाँ कोई भूगोल का टॉपिक चल रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, यहाँ साहित्य की ओर मुड़ गए। तो भारतीय साहित्य इसी कारणवश प्राकृतिक साहचर्य का चिरकाल से अनुशंसक रहा है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। बढ़िया वाले शब्द इस्तेमाल करिए। आप सामान्य हिंदी लिख रहे हैं तो क्या हुआ, अगर आपके पास आपके शब्दकोश में अच्छे शब्द हैं तो आप बेशक इसमें डाल सकते हैं। तो प्राकृतिक साहचर्य का चिरकाल से अनुशंसक रहा है। पर्यावरण के जिस सह अस्तित्व को आज के वैश्विक पर्यावरणविद स्वीकार करते हैं, उसका रस आस्वादन आदिकवि वाल्मीकि और महाकवि कालिदास ने शताब्दियों पहले कर लिया था। इसमें आप देखते चलिए, उसी भाषा में इसको ढाला गया है। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि न सिर्फ पहचान, अपितु इसे अपनी लेखनी से उकेर कर पीढ़ियों को तृप्त भी किया था। मतलब उनके साहित्य को, उनके काव्य, उनकी रचनाओं को सुनकर लोग तृप्त होते थे, संतुष्टि का अनुभव करते थे। और प्रेमचंद जैसे जो उपन्यास के चितेरे थे, उन्होंने हीरा मोती के बहाने मानव पशु संवेदनाओं को एकाकार रूप में प्रस्तुत किया। रचनाकार प्रकृति की गहरी अनुभूति रखता है और प्रत्येक संवेदना पक्ष को मानव हृदय के तारों से प्रस्तुत करता है। ये उसका तरीका होता है। और आज का इंसान क्या कर रहा है, यहाँ तक तो हमने देखा कि जो रचनाकार है वो मनुष्य की संवेदना का प्रतीक है। इसे अंडरलाइन भी किया है, तो अभी हमें व्याख्या भी करनी है, लेकिन यहाँ हमें भावार्थ लिखना था, तो थोड़ा सा छोटे में रखेंगे, मध्यम आकार का। तो यहाँ पर इतने से काम चला लेते हैं। इसके बाद इसके दूसरे हिस्से में चलते हैं, जहाँ पर यह कहा गया है कि मनुष्य प्रकृति को नष्ट कर रहा है, प्रकृति से बहुत ज़्यादा ले रहा है और लौटा कुछ नहीं रहा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मनुष्य जो है वो आदि जितनी भी भावी विनाश की संभावनाएं हैं उनसे बचना चाहता है, और अपने कृतित्व का उसे अगर सही अर्थ सिद्ध करना है तो उसे प्रकृति के साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा और कदम कदम पर उससे शिक्षा भी ग्रहण करनी होगी। प्रकृति जो है वो माता है, और माता जो है वो किसी भी बालक की पहली शिक्षिका होती है। जो गुण या अवगुण या जो भी संस्कार माता देती है वो सबसे स्थायी होते हैं। बचपन में वो दिमाग में जड़ जमा लेते हैं और मृत्यु होने तक बने रहते हैं, बाहर से जितना भी आवरण चढ़ जाए। तो यहाँ प्रकृति से हमें सीखना भी होगा। मनुष्य को यह सत्य स्वीकार करना होगा कि जो रहस्य वह सुलझाने का प्रयास कर रहा है, वस्तुतः प्रकृति ने उसे मनुष्य के लिए ही बचा कर रखा है। यहाँ कोई बहुत बड़ा वो तीर नहीं मार रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत तीसमार खां बन गया है, उसने कुछ नया खोज लिया है। सब कुछ प्रकृति जानती है। वो ऊपर से देखकर या आपके चारों ओर मौजूद होकर हंसती है आपके भोलेपन पे, आपके बचकानेपन पे। जैसे एक बच्चा कोई नई चीज खोज कर ले आता है तो अपनी माँ को बड़ी उत्सुकता से दिखाता है, और माँ जो है उस बारे में जानती रहती है, लेकिन वो जानबूझकर वहां पे उत्सुकता व्यक्त करती है कि बच्चे का कहीं मन दुखी न हो जाए, वो और सीखने के लिए प्रेरित हो। इसलिए प्रकृति भी ठीक वैसा ही बर्ताव करती है। तो ये चीज जो है आप यहाँ पे भावार्थ के तौर पे लिख सकते हैं। माता का उदाहरण दे दीजिए, इससे बेहतर क्या हो सकता है। इसके बाद ये कहा है, ख वाले को देख लीजिए, मनुष्य और प्रकृति, इसके जो आपसी रिश्ते हैं उन्हें गद्यांश के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। इस पर भी 5 ही अंक निर्धारित है। तो भावार्थ के साइज का आप मत लिखिएगा, थोड़ा छोटा ही लिखिएगा। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर विस्तार देना है वहां पर दीजिए। लोग कहते हैं ना कि व्याख्या की पंक्तियां कितनी बड़ी होनी चाहिए, तो उतनी ही बड़ी करिए जितना कि उसके ऊपर अंक निर्धारित है। अगर 5 अंक की व्याख्या है तो बहुत ज्यादा फैलाने का मतलब नहीं है, तब भी 7, 8, 9 पंक्तियां तो होनी ही चाहिए। और पंक्तियां गिनकर व्याख्या नहीं की जाती है। अपने विचारों को आप खुला छोड़ देंगे तो अपने आप ही व्याख्या संपूर्ण हो जाएगी। ठीक है, उसमें ज्यादा लिखने का कोई पाप नहीं लगता है। फिलहाल मनुष्य और प्रकृति के आपसी रिश्ते को गद्यांश के आधार पर आपको स्पष्ट करना है, तो इसमें क्या लिखिएगा। इसमें आप लिख सकते हैं कि मानव और प्रकृति जो है वो एक समुच्चय और उसके घटक की भांति है। आपने गणित में समुच्चय पढ़ा होगा, समुच्चय सिद्धांत। तो समुच्चय कैसा होता है, वो एक पूरा क्षेत्र होता है और उसके अंदर बहुत सारे अवयव होते हैं। तो यहाँ जो अवयव है वो मनुष्य है और समुच्चय प्रकृति है। इसमें आप ऐसे बताएंगे। और प्रकृति एक शिक्षिका है जो कि आदिकाल से तत्काल तक, यानी जो पीछे का पास्ट था वहां से लेकर वर्तमान का जो समय चल रहा है वहां तक, इसे अनुभव करने वाले प्रत्येक प्राणी को शिक्षित करती रही है। और सिर्फ अनुभव करने वाले प्राणी को नहीं, जो इसका अनुभव नहीं करते हैं, नितांत स्वार्थी बने हुए हैं, नालायक हैं, तो ऐसे नालायकों का भी जिम्मा प्रकृति ने ले रखा है। उसे सुधारती है, एक हद तक सुधारती है, और जब वो नहीं सुधरता है तो उसे मार डालती है, यानी नष्ट कर देती है। प्रकृति के हिसाब से जो नहीं चलेगा वो नष्ट हो जाएगा। ये तय बात है और ये वैज्ञानिक सिद्धांत है। ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप ये लिख सकते हैं कि प्रकृति जो है वो एक माता के स्नेहमयी आंचल के समान मनुष्य को आश्रय और संतुष्टि देती है। प्रकृति का आप अगर सानिध्य ग्रहण करते हैं तो आप कभी भी असंतुष्ट नहीं हो सकते, आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं जा सकते हैं और न किसी पागल खाने के मरीज हो सकते हैं।
यहाँ हर प्रकार के मनोविकार से प्रकृति आपकी रक्षा करेगी और आपका मानसिक संतुलन और शारीरिक जो पुरुषार्थ है वो बना रहेगा। ये चीजें हैं। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि उसका संबंध मनुष्य से एक माता रूपी सहचरी का है। सहचरी सिर्फ आप लिखेंगे तो इसका मतलब लोग पत्नी से लगा सकते हैं। यहाँ पत्नी वाली सहचरी नहीं, जो सर्वाधिक हितैषी होती है, माता से बड़ा हितैषी कोई नहीं हो सकता। तो माता रूपी सहचरी का है, जो एकदम शिशु की देखरेख करती है और उसे एकदम अयोग्य बालक से योग्य व्यक्ति में तब्दील करती है। ऐसी माता के समान प्रकृति होती है। और कवि जो है वो भावुक हृदय का होता है, उसमें भावनाओं का एक लहर या जो समुद्र है वो उमड़ता रहता है और वह इसे गहनता से अनुभव करता है। देखिए, अनुभव तो प्रकृति को हर जीव करता है। जो बेजुबान प्राणी हैं, जिन्हें बेजुबान कहा जाता है, जो अपना भला बुरा अपने से नहीं सोच सकते, सिर्फ खाने पीने और सोने तक ही सीमित रहते हैं, तो वो भी प्रकृति का अनुभव करते हैं और वो प्रकृति का सम्मान करते हैं हम मनुष्यों से कहीं ज़्यादा। लेकिन कुछ जो कवि हृदय वाले व्यक्ति होते हैं, यानी साहित्यकार जो समाज के एक हिस्से होते हैं, वो ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। उनकी विशेषता होती है, हर व्यक्ति साहित्यकार नहीं बन सकता। जिसका हृदय जो है वो भावुकता से भरा हुआ है, भावों से भरा हुआ है, जिसके अंदर रसधार बह रही है और जिसमें स्वदेश का प्यार है, वही जाकर सच्चा इंसान या सच्चा साहित्यकार बन सकता है। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं कि जो कवि है वो भावुक हृदय का होता है और गहनता से इसे अनुभव करता है। और उसके बाद सिर्फ अनुभव नहीं करता है, जब वो खुद अनुभव करता है तो उसके बाद जो आने वाली पीढ़ियां या हमारे आसपास के वर्तमान के उसके लोग रहते हैं, उनको बताने का भी प्रयास करता है। तो इसके लिए वो साहित्य की रचना करता है, जैसे आदि कवि कालिदास ने की, या जो आदि कवि वाल्मीकि हैं उन्होंने की। वाल्मीकि जो थे वो सबसे पहले कवि थे। तो इस प्रकार से उनके द्वारा जो साहित्य की रचना की जाती है, उससे साहित्य का और प्रकृति का एक गहरा ज्ञान मनुष्य को प्राप्त होता है। यही कारण है कि वह मनुष्य को प्रकृति से संवाद स्थापित करने के लिए साहित्य का माध्यम पेश करता है। तो यहाँ पर प्रकृति से मनुष्य का संबंध कैसा है? एक माता और पुत्र के समान है। प्रकृति माता है और मनुष्य जो है वो अबोध शिशु है, जो कि अभी चलना सीख रहा है और अपने पंख उसके छोटे छोटे जम रहे हैं, तो वो उड़ने का प्रयास कर रहा है और माता उसे हर प्रकार से सहयोग दे रही है। और जहां पर वो मनमानी कर रहा है वहां पे 2 थप्पड़ लगाकर बैठा भी दे रही है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। यहां देखिए अंडरलाइन किया हुआ है। अब हम देख लें कि इसमें रेखांकित पंक्तियां कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पहली ही रेखांकित पंक्ति है, काफी अच्छी लाइन है और इसको यहाँ अंडरलाइन किया है, तो व्याख्या करने का आपके पास सुनहरा अवसर है। इसके बाद जो दूसरी रेखांकित पंक्ति है वो यहाँ नीचे आपको दिखाई दे रही है। रचनाकार तो मनुष्य की संवेदना का प्रतीक भी है और प्रहरी भी। अभी बात खत्म नहीं हुई है। प्रकृति से उसका साहचर्य और संवाद, मनुष्य से प्रकृति के संवाद और साहचर्य का प्रतीक है। इसको हमें व्याख्या करनी है। इसके बाद यहाँ अगर आप देखिए तो नीचे अंडरलाइन किया हुआ है और नीचे अंडरलाइन ये किया है कि पहाड़ और समुद्र देखने भर से मनुष्य का हृदय विशाल होता है। तो यदि वे हमारे मन में ही बस जाएं, मतलब वो हमारे मन में ही बस जाएं, तो हम कितने विराट और उदात्त हो सकेंगे। प्रकृति मनुष्य का प्रतिपक्ष नहीं है, बल्कि वह उसकी सहचरी है। इस प्रकार से इसमें 4 रेखांकित पंक्तियां हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखिए, ये तीसरी थी यहाँ तक और उसके बाद ये चौथी है और 20 अंक इसके लिए निर्धारित है, यानी 20 में आप 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 5 आएगा, यानी प्रत्येक व्याख्या के लिए आपको 5-5 नंबर मिलने वाला है। तो बहुत न तो डिटेल में जाना है और न बहुत संक्षिप्त लिखना है। 7-8 लाइन या 9 लाइन आपकी पर्याप्त है, उतने में आपको व्याख्या करनी है। चलिए देखते हैं पहली पंक्ति को। इसमें यह कहा है कि भारत प्रकृति की संसार में सबसे बड़ी लीला भूमि है। अब इसको आपको फैलाना है, व्याख्या में फैलाया जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि भारत भूमि स्वयं में एक अलग दुनिया है, मतलब पूरा विश्व एक तरफ और भारतवर्ष जो है वो एक तरफ। ये अपने आप में अनोखा है। चतुष्कोणीय आकृति में फैले इस राष्ट्र की कीर्ति पताका किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जब दुनिया में नक्शा और खाका खींचने वाले जन्मे ही नहीं थे, तब से हमारी उपस्थिति जो है वो प्रमाणित होती है। इस प्रकार से आप शानदार शुरुआत करिएगा और उसके बाद एक जो पीछे की हमारी चौहद्दी बताने का प्रयास था श्लोक के माध्यम से, उसको आप डाल सकते हैं इसमें। विष्णु पुराण में कहा गया था, उत्तरम यत् समुद्रश्च हिमाद्रश्च एव दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती यत्र संतति। इस प्रकार से आप डाल दीजिएगा और प्रभावशाली हो जाएगा। अब कुछ लोग यहाँ कहेंगे कि व्याख्या में श्लोक इस्तेमाल करना सही है। देखिए, आप अपने विचारों को डाल रहे हैं। व्याख्या में आपकी मौलिक अभिव्यक्ति पूछी जाती है, तो आपकी मौलिक अभिव्यक्ति श्लोक के रूप में हो सकती है, काव्य के रूप में हो सकती है और गद्य के रूप में भी हो सकती है। बस ये ध्यान देना है कि जब आप व्याख्या कर रहे हैं तो वहां गद्य का तालमेल थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। मतलब 80% आपका गद्य और थोड़ा सा 20% या 10% जो होता है वो काव्य का समावेश आप आराम से कर सकते हैं, कोई उसके लिए आपको पाप नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ उसके आगे आप लिख सकते हैं कि भौगोलिक विविधता की परिपाटी प्रकृति के बेशकीमती खजाने के रूप में हमारे पास मौजूद है। जितनी ऋतुएं पूरी दुनिया में किसी स्थान की विशेषताएं होती हैं, जैसे यूरोप में ठंडा पड़ रहा है, अमेरिका में ठंडा पड़ रहा है, अफ्रीका में गर्मी पड़ रही है, तो ये स्थान की विशेषताएं हैं, वह सब भारत में अकेले ही प्राप्त होती हैं। मतलब जितना पूरा हमारा उच्चावच है, भौगोलिक स्थिति है, उसमें वो सारी ऋतुएं दिख जाती हैं। कहीं एकदम बर्फीली ठंडी है, बर्फ जमी हुई है, पर्वत जो बर्फ से ढके हुए पर्वत शिखर हैं वो दिखाई देते हैं,
और कहीं पर इतनी गर्मी है कि वहाँ तपती हुई रेगिस्तानी ज़मीन या तपता हुआ पठार दिखाई देता है। कहीं पर सामान्य मौसम होता है, मतलब गर्मी के मौसम में एकदम तपती हुई गर्मी होती है तो ठंडी में उतना ही भयंकर ठंडा भी पड़ता है। इस प्रकार के मैदानी इलाके होते हैं। कहीं पर आर्द्रता बहुत ज़्यादा है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से सारी जितनी भी जलवायु पूरी दुनिया में फैली है वो अकेले हमारे देश में पाई जाती है। और इसी वजह से साहित्य को यहाँ पर अनोखा एक मटेरियल मिल जाता है। साहित्यकार को एक मटेरियल चाहिए होता है, मतलब एक सामग्री चाहिए होती है जिसको कि आधार बनाकर वो रचना कर सके। तो यहाँ से उसे भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है। और इसके आगे आप ये भी लिख सकते हैं कि नदी, पर्वत, वन, ये सब कुछ यहाँ पर विद्यमान है, क्या नहीं है हमारे पास। और हम लोग दूसरे देशों का मुंह देखते हैं, पाश्चात्य सभ्यता की नकल करने के लिए दौड़ते हैं, अपने पास जो है उसको छोड़ देते हैं। ये कस्तूरी मृग वाली स्थिति हो जाती है कि उसकी नाभि में कस्तूरी विद्यमान होती है और हम बाहर उसको, मतलब जो हिरण है वो उसकी महक से बेचैन होकर उसको बाहर खोजता है। ठीक है, और ऐसी कोई भौगोलिक दशा नहीं है जो कि यहाँ न मिल सके। प्रकृति की व्यापक लीला का हमारा भारतवर्ष जो है वो एक बृहद रंगमंच है। रंगमंच पर क्या होता है, स्टेज सजता है और कलाकार वहाँ पर अपना अभिनय करते हैं। तो यहाँ पर अभिनेत्री जो है वो प्रकृति है और रंगमंच हमारा भारतवर्ष है। और यही पंक्ति थी, इसको आपको फैलाना था, तो इतना आपने फैलाया। अब यहाँ पर देखिए मॉडल आंसर की अगर बात की जाए तो जो बोला जा रहा है वही आपका मॉडल उत्तर है। यहाँ व्याख्या लिख कर नहीं की जाती और न मैं लिख कर रही हूँ। मैं अपनी मौलिक अभिव्यक्ति यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ और उससे आप अपने विचारों को आधार दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगली पंक्ति को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, रचनाकार तो मनुष्य की संवेदना का प्रतीक भी है और प्रहरी भी है, इस प्रकार से दिया है। उसके बाद अभी रेखांकित पंक्तियों का समापन नहीं हुआ है, ये दूसरी वाली ही चल रही है। ऐसा नहीं कि यहाँ से आप अलग कर लीजिए, हालांकि यहाँ बीच में ब्रेक किया हुआ है। तो रचनाकार तो मनुष्य की संवेदना का प्रतीक भी है और प्रहरी भी, प्रकृति से उसका साहचर्य और संवाद, मनुष्य से प्रकृति के संवाद और साहचर्य का प्रतीक है। ये इतना लंबा सेंटेंस है। अब इसकी आपको व्याख्या करनी है, तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि रचनाकार जो है वो समाज का एक अवयव होता है, एक हिस्सा, एक टुकड़ा होता है। वह समाज के बीच, मानव समुदाय के बीच में जन्म लेता है, मतलब समाज के बीच में पैदा होता है। एक मानव समुदाय या एक परिवार होता है, उसमें उसकी पैदाइश होती है, वहीं पर वो बड़ा होता है। लेकिन एक साहित्यकार और सामान्य इंसान में फ़र्क ये होता है कि साहित्यकार की जो संवेदनाएं होती हैं वो ज़्यादा प्रबल होती हैं, उसका संवेदना पक्ष या भाव पक्ष जो होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है। व्यवहारिकता से उसका थोड़ा सा कम तालमेल होता है, वो व्यवहारिकता से ज़्यादा कल्पनाशीलता पर ध्यान देता है। ठीक है, ये चीज़ है। इसके अलावा आप ये लिख सकते हैं कि वह रचनात्मकता से पूर्ण होता है। वह समाज को केवल दिशा दर्शन नहीं करवाता है। लोग कहते हैं ना कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो दर्पण दिखाने का काम तो वो करता ही है, दिशा निर्देश देता है या उन्हें एक तरह से मार्गदर्शन देता है। लेकिन उसके अलावा उसका दूसरा कर्तव्य ये होता है कि वो मानव जाति की जो भावनाएं हैं, मतलब मनुष्य जो है वो अपने काम धंधे में लगा हुआ है, अनवरत एकदम कमाने की धुन उसके ऊपर सवार है, तो वो मशीन ही बन गया है, सिर्फ अपने फायदे के बारे में, मतलब कमाता है, ड्यूटी पर जाता है, वहां से लौट कर आता है, बढ़िया खाना खाकर थोड़ा सा टीवी उवी देखकर सो जाता है। ये उसकी जीवनचर्या बनती जा रही है। आधुनिक जो समाज है वो ऐसा ही है और उसका किसी से ताल्लुक नहीं है। सामने कोई पड़ोसी रह रहा है, वो मर रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये आजकल की जो जनरेशन है उसके लक्षण हैं और ये बाद में और ज़्यादा भयंकर होने वाले हैं। तो ऐसी जो स्थितियां होती हैं, इससे साहित्यकार मनुष्य को बाहर निकालने का प्रयास करता है, मतलब उसके अंदर संवेदना का दीप जलाता है। इसके साथ आप ये लिख सकते हैं कि मानव जाति को वो संवेदना का द्योतक बनाकर निष्ठुरता के जहर से बचाने का प्रयास करता है, जितना हो सके उतना बचाए। इसके साथ आप ये लिख सकते हैं, इसमें दूसरी वाली जो हिस्सा इसका है, प्रकृति से उसका साहचर्य, तो इसमें आप लिख दीजिए कि प्रकृति से साहित्यकार का जो साहचर्य होता है वो प्रकृति के मूल मंतव्य को समझने में सहयोग करता है। प्रकृति के साथ आप रहेंगे, प्रकृति के साथ कुछ समय बिताएंगे, टाइम एक्सपेंड करेंगे, तभी तो आप उसे समझ पाएंगे। किसी भी चीज को या किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए उसके साथ कुछ वक्त आपको देना पड़ता है। आप एकदम से उससे आमना सामना होगा और उसे समझ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए आप पहले उसके साथ वक्त दीजिए और साहित्यकार यही करता है, मतलब यहाँ पे वो प्रकृति के साथ वक्त बिताता है और उसके बाद उसके साथ संवाद करता है, मतलब उससे बातचीत करता है। जितने निर्जीव, जिन्हें कि हम अजैविक घटक कहते हैं, उन सब से वो बातचीत करता है और जो जैविक घटक प्रकृति में हमारे अतिरिक्त मौजूद हैं, यानी पशु पक्षी, उनसे भी वो बातचीत करता है, वार्तालाप करता है और इसी संवाद को अपने साहित्य में स्थान देता है। यह साहित्य मानव जाति को प्रकृति से जोड़ता है और उसे यह आभास कराता है कि यह प्रकृति किस प्रकार से उसकी प्रत्येक श्वास से संबद्ध है, मतलब उसकी सांस में जुड़ी हुई है, कण कण में विद्यमान है, मतलब उसके अंतःकरण में कहाँ कोई एक ऐसा अवयव आप बता दीजिए जो कि प्रकृति से जुड़ा ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ये पूरी व्याख्या हो जाएगी, थोड़ा सा ये लंबी होगी क्योंकि इसमें पंक्तियां ज़्यादा हैं। इसके बाद यहाँ जो अगली वाली पंक्ति थी ये अच्छी खासी लंबी ये भी है। यहाँ ये कहा गया कि पहाड़ और समुद्र को देखने भर से मनुष्य का हृदय विशाल होता है, तो यदि वे हमारे मन में ही बस जाएं तो हम कितने विराट और उदात्त हो सकेंगे। इस प्रकार से ये पूरा प्रश्नवाचक
वाक्य है, इसको हमें यहाँ हल करना है, इसकी व्याख्या करनी है। तो आप कैसे लिखेंगे? इसमें आप लिख सकते हैं कि सामान्य मनोविज्ञान का सिद्धांत है कि मानव मस्तिष्क जो देखता है वही सीखता है, वही याद रखता है, और यदि लगातार उसका अवलोकन करे, एक दो बार देखा तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर लगातार रोज रोज उसको देख रहा है तो वो वैसा ही बन जाता है। मतलब जैसा वो देखेगा सुनेगा, अंततः वो वैसा ही बन जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि बढ़िया चीज़ें देखनी चाहिए, खराब नहीं। ठीक है। और पहाड़ और समुद्र जो है ये दोनों क्या है? उत्तुंगता, विशालता, अस्तित्व, इनका जो है वो अथाह गहराई वाला है। मतलब अगर उत्तुंगता की बात करें तो आप पहाड़ का यहाँ उपमा ले सकते हैं, समुद्र की बात करें तो उसकी अथाह गहराई है। तो इस प्रकार की जो ज्वलंत प्रतिमान है उसके तौर पे हमारे सामने उपस्थित है। अब यदि मनुष्य के वे आदर्श बन जाए, मतलब मनुष्य इनको अपना आइडियल बना ले कि पर्वत हमारा आइडियल है या समुद्र हमारा आदर्श है, तो इस प्रकार से वो आदर्श बन जाए तो चरित्र और व्यक्तित्व जो मनुष्य का डेवलप होगा, विकसित होगा, वो भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। वो इन्हीं गुणों से आकंठ पूरित हो जाएगा, यानी उसके अंदर अथाह गहराई होगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो गड्ढे में चला जाएगा, इसका मतलब ये है कि उसका जो बर्ताव होगा उसमें धैर्य अथाह होगा। धैर्य की भी गहराई जो है वो अनंत होती है। अब कितना ज़्यादा कोई धैर्यवान है ये उसकी प्रकृति पर या उसके गुण पर निर्भर करता है। तो ये जो गुण है ये हमें समुद्र से सीखना चाहिए। और उत्तुंगता यानी सदैव ऊंचा उठने की जो अभिलाषा है। आप जानते हैं कि जब पहाड़ बनते हैं तो वो एक दिन में नहीं बनते, उनके लिए कई युग बीत जाते हैं बनने में। मतलब पहले जमीन पर एक हल्का उभार पैदा होता है, धीरे धीरे करके वही ऊंचा होता जाता है और अंत में पर्वत बन जाता है। जैसे हिमालय को आप देख लीजिए, अभी भी ऊंचा हो रहा है, उसकी ऊंचाई बढ़ रही है। तो इस प्रकार से पर्वत में हमेशा ऊपर की ओर देखने की, ऊंचा उठने की अभिलाषा होती है। तो ऐसा जो गुण है वो हम अपने व्यक्तित्व में धारण कर सकते हैं। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं, इसमें और भी चीजें जोड़ी जा सकती हैं। मतलब आप ये लिख सकते हैं कि जो मनुष्य है वो अगर आदर्श बना ले इन्हें तो उन्हीं के समान अपने चरित्र को धारण करेगा। और विराट और उदात्त चरित्र जो होता है ये हमेशा ये प्रतिभा का परिचायक माना जाता है। मतलब कौन नहीं चाहेगा कि उसका चरित्र जो है वो विराट बने और उदात्त बने। तो ऐसा मनुष्य बनना ही चाहता है। तो यहाँ आइडियल अपना सेट कर ले कि पर्वत और जो समुद्र है वो हमारे आदर्श हैं। इस प्रकार से आप कुछ व्याख्या कर सकते हैं। हर मनुष्य के विचार भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है। इसके बाद जो अगली वाली यानी एकदम अंतिम वाली पंक्ति है, जरा उसको देखिए। प्रकृति मनुष्य का प्रतिपक्ष नहीं है, उसकी सहचरी है। ये अच्छा खासा वाक्य है, लंबा तो नहीं है लेकिन इसके अंदर गहराई है। तो इस गहराई को आपको यहाँ व्यक्त करना पड़ेगा। आप लिख सकते हैं कि प्रकृति सृजन करती है परंतु परिवर्तन करते रहना उसका स्वभाव है। मतलब बदलते रहना, बदलाव करना उसकी प्रवृत्ति है। इसी कारणवश लोग उसे मानव के विपक्ष में खड़ा करके दोषारोपण करने लगते हैं। मतलब जब वो नष्ट करने पर आ जाती है, उससे तबाही मचने लगती है, आपदाएं आती हैं, तो लोग उसे दोष देने लगते हैं कि अरे भगवान ऐसा किए। भगवान मतलब प्रकृति को कहते हैं, जो सृजन करता है वही प्रकृति है। ठीक है। तो इस प्रकार से है और यह सही नहीं है। मतलब दोषारोपण अगर आप कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है, ये यहाँ पर व्यवहारिक नहीं माना जा सकता। प्रकृति कभी अहित नहीं करती, उसके परिवर्तनों में नष्ट वही होता है। देखिए नष्ट वो करती है लेकिन नष्ट वही होगा जो समय धारा के साथ गतिमान होने के काबिल नहीं होगा। और तत्कालिक तौर पर ध्वंस और तांडव के जो मंजर हैं वो आक्रांत करते हैं। मतलब प्रकृति जब बदलाव करना चाहती है, आपने इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक जो फोर्सेस हैं उनके बारे में पढ़ा होगा, मतलब अंतर्जात और बहिर्जात बल। तो ये जो बल होते हैं ये क्या करते हैं? परिवर्तन लाते हैं। अंतर्जात उपद्रव मचाते हैं, उठापटक करते हैं, और बहिर्जात उसको फिर समतल बनाने का काम करते हैं। ये भूगोल में आपने पढ़ा होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ भी होता है। प्रकृति जो है वो उलट फेर करती है। परिवर्तन का जो रास्ता होता है ना, मतलब कोई भी बड़ा लक्ष्य अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ छोटी छोटी जो तुच्छ चीजें होती हैं उनको आपको भूलना होगा, खत्म कर देना होगा, नहीं तो आप बड़े लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। तो वही चीज यहाँ भी है। प्रकृति का लक्ष्य हमेशा ऊंचा होता है, वो हमेशा जो सबसे श्रेष्ठ निर्माण है वो करना चाहती है। तो ऐसी स्थिति में जो छोटे मोटे टूटे फूटे ध्वंसावशेष हैं उनको तोड़ देने में ही भलाई होती है। तो प्रकृति यहाँ कुछ भी बुरा नहीं करती है। ठीक है। इसके साथ आप ये लिख सकते हैं कि भविष्य का सवेरा जो है वो सुखद होता है। मतलब तांडव का मंजर तो प्रस्तुत होता है लेकिन परिवर्तन और नव निर्माण का पथ जो है वो हमेशा ऐसा ही होता है। इसमें जो भविष्य होता है वो सुखद होता है। इसलिए प्रकृति प्रत्येक क्रियाकलाप के साथ, मतलब उसके जो प्रत्येक क्रियाकलाप है उसके साथ तालमेल स्थापित करके उसे सहचरी माता के रूप में स्वीकार कर लेना, यही बुद्धिमानी है। इस प्रकार से आप व्याख्या कर सकते हैं। तो चलिए अब अगले पैराग्राफ को देखते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा समय लग गया। दूसरा वाला जो पैराग्राफ है इसको देख लीजिए। इसमें भी गद्यांश है, पढ़ना इसको भी है और पढ़ने के बाद आपको शीर्षक तलाशना है। भाषा की भूमिका, इसमें भाषा पर लिखा गया है तो उसकी भूमिका पर प्रकाश डालना है, लेकिन गद्यांश के आधार पर ये कहा है तो इसमें जो कहा है उसी के आधार पर। इसके बाद संक्षेपण करना है। तो यहाँ काम आपका थोड़ा हल्का है। व्याख्या करना होता है तो काम बढ़ जाता है, फैलाना पड़ता है, समय लगता है। संक्षेपण में बहुत ज़्यादा समय लगेगा नहीं। फिलहाल इसको पढ़ लेते हैं। तो इसमें देखिए क्या कहा है कि विद्वानों का मानना है कि राजनीति ने भाषा को भ्रष्ट कर दिया है। राजनीति जो है वो द्विअर्थी भाषा या दोहरी मापदंड वाली जो भाषा है उसको ले आती है और ये भाषा के स्वरूप को खराब करता है। शब्दों से उनके सही अर्थ छीन कर उन्हें छद्म अर्थ पहना दिए गए। मतलब जो नकली उसका मतलब है या खोखला मतलब है
उसको यहाँ पर उसे पहना दिया गया है। संसद, संविधान, कानून, जनहित, न्याय, अधिकार, साक्ष्य, जांच जैसे जो ढेरों शब्द हैं वो अपना असली अर्थ खोकर बदशकल हो चुके हैं। इनका अर्थ जो वास्तविक अर्थ है वो बहुत अच्छा है, लेकिन वर्तमान में जो राजनीति का क्रियाकलाप है उसकी वजह से इनका मूल मतलब जो है वो लोगों की मानसिकता से मिट गया है, और जो छद्म यहाँ पे खोखला या थोथा मतलब है वो लोगों के सामने प्रस्तुत हो गया है। तो इनकी शक्ल बिगड़ चुकी है। शब्द भले ही अच्छा या बुरा कोई भी अर्थ प्रकट करता हो, जब वह अपना असली अर्थ खो देता है तो वो बदशकल हो जाता है। मतलब आपका चेहरा उकाच लिया गया और वहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी कर दी गई तो वो बहुत अच्छा थोड़े होगा, ये बात है। और भाषा का भ्रंश यानी उसका जो पतन होता है, भ्रंश का मतलब यहाँ पे गिरावट से है, अंततः सामाजिक और जो मानवीय मूल्य होते हैं यानी मानवता का मूल्य होता है उसका भ्रंश है। कल्पना कीजिए कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से जो कहे उसका वही अर्थ ना हो, मतलब वो जो वाक्य कह रहा है उसका वही मतलब नहीं हो जो शब्दकोश में वर्णित है। इस प्रकार से जो भाषा प्रकट करती है या ऐसे अनुभवों की पुनरावृत्ति के कारण दूसरा व्यक्ति उसे सही अर्थ में न लेकर अर्थ का अनर्थ खोजने लगे, जैसा कि आजकल राजनीति में हो रहा है। कह कुछ और रहे हैं, उसका मतलब कुछ और निकाला जा रहा है, फिर अच्छी खासी उस पर बहस हो रही है, डिबेट, न्यूज़ वालों को एक मुद्दा मिल जा रहा है, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जा रही है। इस प्रकार से यहाँ आप देख लीजिए, यह मनुष्य का मनुष्य पर से भरोसा उठाने वाला मामला है और सामाजिक विशृंखलता का पहला और अंतिम चरण है। मतलब जो उच्च श्रृंखल समाज होता है, किसी भी नियम कायदे को नहीं मानता है, अपनी मनमानी करता है और गलत रास्ते पर चलता है, तो इस प्रकार की उच्च श्रृंखल सामाजिकता को ये शुरू करने का तरीका है। इसके बाद ये कहा गया कि पहला इसलिए कि भाषा को मनुष्य से परस्पर संवाद और सही संप्रेषण के लिए गढ़ा गया है। मतलब भाषा किस उद्देश्य से बनी है उसका पर्पज यहाँ पे बताया जा रहा है। और अंतिम इसलिए कि आगे चलकर मनुष्य का कर्म ही भाषा के मूल अर्थ का नहीं बल्कि उसके भ्रंश का रूप ले लेता है। इस तरह होता यह है कि छद्म अर्थ का वहन करते करते भाषा अंततः हमारे जो कर्म होते हैं उन्हीं को छद्म बना देती है। यानी हमारे क्रियाकलाप भी क्या होते हैं, जैसी नकली भाषा होती है वैसे ही नकली हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं, उनके अंदर कोई ठोस चीज नहीं होती। इसके बाद आप ये देख रहे हैं इसमें कि क्या हम भाषा को भ्रष्ट करने की जो परिणति है राजनीतिक और सामाजिक जीवन के चरम पतन के रूप में नहीं देख सकते। मतलब यहाँ पे राजनीतिक और सामाजिक जीवन दोनों ही जो है वो चरम पतन की ओर बढ़ेगा, यानी उसमें लगातार और भयंकर गिरावट आएगी। तो क्या भाषा का पतन इसी ओर नहीं ले जा रहा है? इस प्रकार से ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये पूरा पैराग्राफ था। अब इसमें आपको करना क्या है, इसमें पहली चीज तो शीर्षक बताना है। तो शीर्षक आप तभी बता पाएंगे जब आप अवतरण को ढंग से समझेंगे। 5 अंक जो है वो शीर्षक के लिए यहाँ निर्धारित किया गया है। अच्छा खासा अंक है, मतलब 1 शब्द या 2 शब्द आपको लिखने हैं। शीर्षक जितना छोटा रहे उतना अच्छा होता है। 1 शब्द का रहे तो एकदम सोने पर सुहागा, अगर 2-3 शब्द भी हो जाते हैं तो बहुत ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा मतलब 4-5 शब्द अगर आप लिख रहे हैं तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता। कभी कभी क्या होता है कि थोड़ी मजबूरी हो जाती, मतलब शीर्षक आपको एकदम से जो छोटे आकार का या एकदम सटीक होता है वो नहीं मिल पाता, तो उसमें आप लंबा भी लिख सकते हैं। ये है कि शीर्षक में शब्द से ज़्यादा इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि पूरा अवतरण उसी पर आकर केंद्रित हो रहा हो। मतलब पूरा गद्यांश जो है उसको एक टॉपिक पर लिखा गया है, तो वो टॉपिक कौन सा है यही आपको पकड़ना होता है। तो कम से कम 2 बार अवतरण को आप पढ़िए, ये इसीलिए कहा जाता है ताकि आप उसमें से जो निचोड़ है उसका वो ढूंढ सकिए, तभी आप बढ़िया संक्षेपण कर पाएंगे, भावार्थ लिख पाएंगे या व्याख्या कर पाएंगे या शीर्षक खोज पाएंगे। तो जरा बताइए इसका शीर्षक क्या हो सकता है, या आपने मुख्य परीक्षा में क्या लिखकर प्रस्तुत किया है? अब तो आप लिख ही चुके हैं। देखिए इसका जो उचित शीर्षक मेरे हिसाब से हो सकता है, हालांकि इसमें अलग अलग विचार हो सकते हैं, भाषा का पतन या भ्रष्ट भाषा पतन की परिणति। अब यहाँ पे भाषा का पतन जो है इसको आप भाषा का भ्रंश भी लिख सकते हैं। भाषा के पतन पर ही तो सब कुछ यहाँ पर बताया गया है, जितनी भी चीजें हैं वो इसी शब्द या इसी शीर्षक पर आधारित है। भाषा का पतन होगा तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो आप इसमें लिख सकते हैं भाषा का पतन। ये इसका सबसे उचित शीर्षक मेरे हिसाब से हो सकता है। अगर आप कुछ दूसरा खोजते हैं और वो भी इस पर एकदम से आधारित होता है तो ये अच्छी बात है। या भ्रष्ट भाषा पतन की परिणति, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ये चीजें हैं। अब आपने शीर्षक खोज लिया, शीर्षक खोजने का 5 नंबर है और शीर्षक के ऊपर जो नंबर है वो प्रायः लगभग पूरे ही मिल जाते हैं अगर आपने ठीक से लिखा है। अब इसके बाद नंबर आता है गद्यांश के आधार पर भाषा की भूमिका को स्पष्ट करने का। तो भाषा की भूमिका यहाँ पर क्या हो सकती है, आप चाहे तो हेडिंग डालकर लिख सकते हैं भाषा की भूमिका, या ऐसे पैराग्राफ में लिख दीजिए। इसमें आप लिख सकते हैं कि भाषा मनुष्यों या जीव जगत में परस्पर संवाद का सशक्त माध्यम है, यही इसका मूल मतलब है। सही संप्रेषण भाषा से ही संभव है। संप्रेषण के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन भाषा जो होती है वो सबसे सशक्त माध्यम होती है। मनुष्य जैसी भाषा में व्यवहार करता है अंततः वही उसका व्यक्तित्व और भविष्य निर्धारित करती है। इस कारण भाषा का पतन एक गंभीर संकट है। ये कैसा संकट है? ऐसा वैसा संकट नहीं, अगर भाषा नष्ट होगी तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा।
और यह राजनीति से जन्मा हुआ है, मतलब ये जो संकट पैदा हुआ है इसकी शुरुआत राजनीति से हुई है। अब यहाँ पर लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं कि केवल राजनीति से कैसे हो सकता है, बाकी सामाजिक जो बुराइयां हैं वो भी तो है, लेकिन इस अवतरण में राजनीति को ही यहाँ दोषी ठहराया गया है। मतलब पूरा जो दोष है वो इसी के मत्थे मढ़ दिया गया है। तो अवतरण के हिसाब से ही आपको लिखना है, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि राजनीति जो है वो इसे भ्रष्ट करने के लिए तुली हुई है, यानी ये गंभीर संकट वहीं से पैदा हुआ है, लेकिन पूरी सभ्यता को भ्रष्ट करने की ताब रखता है, यानी औकात रखता है, और भाषा के अस्तित्व और उसकी गरिमा की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर भाषा की भूमिका के बारे में पूछा था, तो भूमिका आप 2 लाइन की भी लिख सकते हैं। 2 लाइन में बस ये लिख दीजिए कि परस्पर संवाद का सशक्त माध्यम है और मनुष्य के व्यवहार करने का तरीका है, वो जैसी भाषा में बर्ताव करता है वैसा ही बन जाता है अंततः। तो ये चीज़ें इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हैं। लोगों के अपने विचार हैं तो अपनी मौलिक अभिव्यक्ति ही दर्शानी भी होती है। इसके बाद आपको करना है संक्षेपण। तो देखिए, संक्षेपण का मतलब ये होता है कि जो पैराग्राफ आपका है लंबा चौड़ा है, मतलब बहुत बड़ा नहीं है लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है, तो इसको पढ़ने में जो समय आपका लगा उतना समय दूसरे वाले व्यक्ति को पढ़ने में ना लगे, यानी वो कम पढ़कर ही इसका मूल मतलब समझ जाए। इसी उद्देश्य से संक्षेपण किया जाता है। मतलब अगर आप इस पैराग्राफ का पूरा संक्षेपण कर देते हैं तो कम शब्दों में आप इसे ढाल दे रहे हैं, और इसकी जो मूल मंतव्य इस अवतरण का है, मतलब इसके कहने का जो तात्पर्य है वो आपके संक्षेपण में स्पष्ट हो जा रहा है। तो कोई व्यक्ति इस अवतरण को न पढ़े, सिर्फ आपका संक्षेपण पढ़ ले, तब भी वो इसका मतलब समझ सकता है। यही इसका उद्देश्य होता है। संक्षेपण में एक कायदा होता है कि उसमें क्रमबद्धता जो होती है, मतलब जो सीक्वेंस होता है उसका आपको पालन करना होता है। अगर आप क्रम से नहीं लिख रहे हैं, मतलब जिस क्रम में यहाँ पे पंक्तियों या विचारों को रखा गया है उसी क्रम में आपके संक्षेपण में भी वो नहीं आ रहा है, तो फिर वो बेकार है, वो संक्षेपण नहीं हो जाएगा, तब वो सारांश कहलाएगा। सारांश में ऊपर नीचे किया जा सकता है। संक्षेपण और सारांश दोनों संक्षिप्त ही होते हैं, जितना छोटा रहे उतना अच्छा। तो लेकिन यहाँ पर क्रमबद्धता का पालन करना यह अपरिहार्य होता है। चलिए इसका कर लेते हैं। संक्षेपण 20 अंकों का है, मतलब थोड़ा सा आपको लिखना है और 20 अंक फ्री में मिल जाएगा। इसमें आप क्या लिख सकते हैं? भाषा को भ्रष्ट करने में राजनीति की अहम भूमिका है। यह क्षेत्र शब्दों के दोहरे अर्थ पैदा करके उनकी गरिमा को नष्ट करता है, और भाषा का भ्रंश जो मानवीय मूल्य है या मानव मूल्य है उनका भ्रंश है, उनका पतन है। अर्थ का अनर्थ यदि निकालने लगे तो मनुष्य का मनुष्य पर से विश्वास समाप्त हो जाएगा। भाषा मानव संप्रेषण का अनिवार्य और सशक्त माध्यम है। उसके छद्म अर्थ मानव जाति को चरम पतन की ओर ले जाएंगे। इस प्रकार से आप कुछ संक्षेपण कर सकते हैं। इसमें सीक्वेंस बना रहा, जिस क्रम में यहाँ बात कही गई थी उसी को संक्षेपण में ढाल दिया गया, और जितना इसका मेन उद्देश्य था या मूल मतलब था वो भी आपके संक्षेपण में आ गया। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि संक्षेपण में जो अवतरण के शब्द हैं क्या उन्हीं को एकदम 2 कॉपी उतार देना चाहिए, मतलब वही शब्द इस्तेमाल करने चाहिए? नहीं, आप अपने शब्द इस्तेमाल करिए। यही संक्षेपण की विशिष्टता होती है। सिर्फ क्रमबद्धता का पालन करिए और संक्षिप्त रखिए। चलिए चलते हैं आगे। संक्षेपण हो गया और अवतरण यही समाप्त हो गया। इसके बाद आता है पत्र लेखन। तो पत्र लेखन में क और ख करके इसमें 2 हिस्से हैं, 10-10 अंकों का है, और उसके बाद नीचे विलोम वगैरह है। तो पहले पत्र लेखन को देख लेते हैं। देखिए, इसमें कार्यालय आदेश किसे कहते हैं ये कहा गया है, और शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से जारी एक विशेष छात्रवृत्ति योजना संबंधी कार्यालय आदेश का आपको प्रारूप प्रस्तुत करना है। तो आइए देखते हैं कि इसका प्रारूप कैसा बन सकता है। देखिए, कार्यालय आदेश का जो प्रारूप है वो कुछ इस प्रकार से हो सकता है। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज उत्तर प्रदेश, इनका कार्यालय आदेश है। तो इसमें तरीका क्या होता है, ऊपर आप जो मंत्रालय या विभाग है उसका लिखेंगे, मतलब यहाँ प्रयागराज उत्तर प्रदेश, इसे एक क्रम से लिखिए, या कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और उसके नीचे प्रयागराज उत्तर प्रदेश, इस प्रकार से आप लिख लीजिए। नीचे कार्यालय आदेश आपने लिखा, और उसके बाद जो मेन इसमें विषय वस्तु है उसको आप लिख दीजिए। मतलब ये तरीका होता है। तो वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पोस्ट मैट्रिक विशेष छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु विद्यार्थियों, विद्यालयों, जिला शिक्षा अधिकारियों तथा समस्त प्रक्रिया, मतलब जितनी इनके द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया है वो ऑनलाइन पोर्टल के जरिए पेपरलेस की गई है। यानी डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जो सिस्टम है वो यहाँ शिक्षा व्यवस्था में भी डाला गया है। छात्रवृत्ति का माध्यम यहाँ डिजिटल कर दिया गया है, तो उसी के लिए कहा गया है कि पेपरलेस की गई है। और इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी एवं जो संबंधित कार्मिक हैं यानी कर्मचारी हैं, उनको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, मतलब विभाग ये है, मंत्रालय से ज़्यादा यहाँ विभाग शब्द सुटेबल रहेगा, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रशिक्षण कार्यशाला दिनांक 2/12/2020, यहाँ पे ये 2020 होगा और यहाँ पे 2 दिसंबर है, ठीक है। तो 2 दिसंबर 2020 को आयोजित की जा चुकी है। पीछे की तारीख आप देंगे, जैसे कार्यशाला कोई पीछे आयोजित हो चुकी है सिखाने के लिए या छात्रवृत्ति से संबंधित प्रावधान के लिए, तो पीछे वाला जो तारीख है वो डालेंगे थोड़ा सा 1 महीने पहले का, तो ज़्यादा व्यवहारिक लगेगा। यहाँ पर 2020-21 वाली जो बात थी उसके लिए। अब यहाँ 2 दिसंबर 2020 को
ये आयोजित की जा चुकी है और यहाँ पे समस्त संबंधित पक्ष जो है ये उक्त समय सीमा एवं दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए समस्त कार्य करना सुनिश्चित करें। इस प्रकार से आप कुछ लिख सकते हैं। जो मुख्य इसमें ढांचा होता है या मुख्य कलेवर होता है उसमें आप अपने शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। संलग्नक यहाँ क्या डाला गया है, तो संलग्न के तौर पर यहाँ आप लिख सकते हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश का आदेश, और दिनांक इसका डाल दीजिए 26/12/2020। इस प्रकार से कोई काल्पनिक तिथि पीछे वाली, और उसके बाद यहाँ हस्ताक्षर जो आदेश जारी करने वाले अधिकारी हैं उनका हस्ताक्षर, तो ये हस्ताक्षर है अ.ब.स. का, जो कि प्रभारी अधिकारी हैं छात्रवृत्ति माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज उत्तर प्रदेश के। यहाँ पे क्रमांक आप नीचे डालेंगे तो क्रमांक आपका है क 148। इस प्रकार से कुछ काल्पनिक आप डाल दीजिएगा। पोस्ट मैट्रिक और उसके बाद ऑब्लिक करके 2020-21 दिया हुआ है, तो इस क्रम में आप डाल सकते हैं। दिनांक यहाँ पे वही परीक्षा वाला डाल दीजिए, जिस तारीख को आदेश जारी किया गया है वो तारीख आपको यहाँ डालनी है। तो जिस तारीख को आप लिख रहे हैं वही आदेश जारी करने की तारीख हो जाएगी। तो 21/1/2021 इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, मतलब लिखा होगा लोगों ने। और उसके बाद प्रतिलिपि, जहाँ जहाँ प्रतिलिपि प्रेषित की जाती है तो उसके लिए निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इन्हें भेजा जाएगा। इसके अलावा उप सचिव शिक्षा इन्हें भेजा जाएगा। समस्त शिक्षा अधिकारी मतलब जो जिला स्तर के शिक्षा अधिकारी हैं उनको प्रेषित किया जाएगा। 2 जगह और खाली छोड़ी गई है, तो आप और कोई पद आपको सूझ रहा हो तो उसमें आप भर सकते हैं या रिक्त भी छोड़ सकते हैं। 3 खाने आपने भरे उतना पर्याप्त है। अब यहाँ पर इन्हें प्रतिलिपि प्रेषित करना और इस पर स्वीकृति देने का काम फिर से नीचे करना पड़ेगा। तो नीचे यहाँ हस्ताक्षर हुआ है य.र.ल. का, जो कि सहायक निदेशक हैं छात्रवृत्ति के और माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज उत्तर प्रदेश, ये इनका लोकेशन है, मतलब इनके द्वारा यहाँ पर हस्ताक्षर करके परमिट दी गई। तो ये पूरा प्रारूप है कार्यालय आदेश का। वहाँ कहा था कि प्रारूप प्रस्तुत करिए, तो प्रारूप में सिर्फ आपको खांचा बनाकर नहीं छोड़ना होता है कि ऊपर आपने ऐसे डैश डैश लगा दिया और बीच में मुख्य कलेवर है इसके लिए खाली जगह। वहाँ पर ये विषय दे दिया था, तो जब विषय दिया रहे तो आपको पूरा लिखना पड़ता है। लिखित प्रारूप वो कहलाता है। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न का हिस्सा था उसमें ये कहा गया था कि कोविड-19 की जो महामारी है उससे होने वाली मौतों के संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र लिखिए, प्रधान की ओर से लिखा जाना था। तो उसको आप लिख सकते हैं, ये सामान्य पत्र था, सरकारी लहजे में लिखा जाएगा लेकिन एक सामान्य जो पत्र व्यवहार होता है उसी तरीके से। सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय। अब यहाँ पे आप काल्पनिक जिला वगैरह दिया नहीं है, तो आप किसी भी जिले या किसी भी क्षेत्र जहाँ के आप रहने वाले हो या जहाँ आपको डालने की इच्छा हो उसका आप डाल सकते हैं। तो भदोही उत्तर प्रदेश, स्थान ज्ञानपुर, दिनांक 21 जनवरी 2021, और विषय आप डाल सकते हैं इसमें। देखिए अब यहाँ पे विषय क्या है, जो आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न के रूप में दिया है वही आपका विषय है। नगर पंचायत क्षेत्र में कोविड-19 की गतिविधियों से होने वाली मौतों के संदर्भ में, इस प्रकार से। और उसके बाद महोदय अब अपनी बात कह दीजिए। तो अपनी बात आप कैसे कहेंगे? पंचायत क्षेत्र में निरंतर कोरोना महामारी की बढ़ती घुसपैठ के संदर्भ में आपको सूचित करने का उपक्रम किया गया है। यहाँ पर जो अन्य पुरुष की शैली होती है उसी में लिखा जाता है। सामाजिक दूरी, मास्क और स्वच्छता संबंधी निर्देशों का पालन न करते हुए बाजार एवं सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ एकत्र होती है और ये जनपद में कोरोना महामारी के प्रसार का कारण बन रही है। यह संक्रमण अभी कुछ लोगों में सीमित है, लेकिन सर्वव्यापी होने का जो संकट है वो प्रशासनिक अमले की उदासीनता के कारण सामने आ खड़ा हुआ है। मतलब यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कानूनी सख्ती होनी चाहिए या प्रशासनिक सक्रियता होनी चाहिए, वो नहीं दिखाई दे रही है। इसमें आपको जिलाधिकारी को सूचित करना होगा। कृपया इसे संज्ञान में लेकर कोविड के जारी दिशा निर्देशों को पालन करवाने के लिए सख्ती बरतने का आदेश जारी करें। इस प्रकार से विनम्र शैली में आपको लिखना है और धन्यवाद। अब इसके नीचे जो प्रेषण करता है उसका नाम हो जाएगा। इस प्रकार से ये पूरा बनेगा। यहाँ पत्रांक, दिनांक ये सब डालने की, दिनांक तो पड़ेगा ही लेकिन पत्रांक वगैरह की जो फॉर्मेलिटी है वो इसमें आवश्यक नहीं है। वो जब कार्यालयीय स्तर पर प्रेषण होता है तब किया जाता है। उसमें बाकायदा मंत्रालय, विभाग, नीचे सचिव का हस्ताक्षर, उस प्रकार से होता है। यहाँ प्रधान स्तर के जो व्यक्ति हैं वो प्रेषित कर रहे हैं, तो ये सामान्य स्तर का पत्र होगा, बस लहजा इसका सरकारी होगा। और जो सरकारी ऑफिशियल लेटर होते हैं उसमें विषय लिखना अनिवार्य होता है, तो विषय आप लिख देंगे। और थोड़ी सी जो भाषा शैली आपकी है वो विनम्र होनी चाहिए। यहां तक हमने देखा। अब यहाँ पर विलोम आया था, चौथा वाला जो प्रश्न था उसमें विलोम लिखना था, तो इसका समाधान आप देख रहे हैं साथ में। सुषुप्ति का जागृति हो जाएगा, पूर्व का पश्चिम हो जाएगा, प्रसन्न का अप्रसन्न हो जाएगा, परकीय का स्वकीय हो जाएगा, महान का तुच्छ हो जाएगा, ज्ञानी का अज्ञानी हो जाएगा। कुछ में अ लगाने से काम चल जाता है, अन लगाने से काम चल जाता है, उपसर्ग जोड़ने से विलोम भी बनता है। इसके बाद लघु का दीर्घ हो जाएगा, नीति का अनीति हो जाएगा। मतलब देखिए नीति में आगे अ उपसर्ग लगा दिया गया तो इसका अर्थ ही उलट गया। इसके बाद शोक का हर्ष हो जाएगा और विघ्न का निर्विघ्न हो जाएगा। यहाँ निर उपसर्ग लगाया गया तो ये अर्थ ही अपना परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार से ये विलोम शब्द था, इसके लिए यहाँ पर हमने किया। अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए उपसर्ग के बारे में और प्रत्यय के बारे में दिया था। मतलब आपको करना क्या था, शब्द दे दिया था, जैसे अपव्यय है, निष्काम है, उन्नयन है, संशय है, स्वच्छ है, इसमें से आपको उपसर्ग अलग करना था। ये 5वां प्रश्न था, इसके 2 खंड थे। पहले वाले में उपसर्ग और दूसरे वाले में आपको प्रत्यय अलग करना था। तो अपव्यय, अपव्यय में अप आपका क्या है, उपसर्ग है।
अपव्यय, व्यय को यहाँ मूल शब्द मान लें तो अप आपका उपसर्ग है। निष्काम में निस उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होते हैं? शब्द के आगे लगते हैं और उसके अर्थ में या तो इजाफा कर देते हैं या उसको विपरीत बना देते हैं या परिवर्तन कर देते हैं। इसके बाद उन्नयन में उत उपसर्ग है। यहाँ उन उपसर्ग नहीं है, यहाँ पर उत उपसर्ग है। इसके बाद संशय, संशय में सम उपसर्ग है और स्वच्छ में सु उपसर्ग है। इस प्रकार से ये उपसर्ग इससे अलग हो जाएंगे। इसके बाद प्रत्यय, प्रत्यय पीछे लगता है, आप जानते हैं, पीछे लगकर ये शब्द का जो अर्थ होता है उसमें परिवर्तन लाता है। तो क्रीड़ा, क्रीड़ा में, क्रीड़ा मतलब क्या होता है? खेल। तो इसमें आ जो है वो प्रत्यय है, अंतिम में लगा हुआ है। इसके बाद मिठाई, मिठाई में आई प्रत्यय है। मरियल में ईयल प्रत्यय है, मरियल घोड़ा। इसके बाद भिक्षुक, भिक्षुक में उक प्रत्यय है और धमकी में बड़ी ई वाला जो प्रत्यय है वो लगेगा। इस प्रकार से इसका प्रत्यय हम अलग करेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर वाक्यांश का जो पदबंध है उसके लिए एक एक शब्द आपको लिखना है। वाक्यांश या जो पदबंध होते हैं मतलब ये वाक्यों के अंश हैं। अब इनको एक शब्द में आपको परिवर्तित करना है। तो लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए अच्छी खासी मेहनत करते हैं, ढेर सारे इसको रट कर देखते हैं, इनका फायदा मिलता है। संक्षेपण जो आप करते हैं ना, ऊपर आपने किया है, उसमें काफ़ी अच्छा इसका बेनिफिट मिलता है। मतलब छोटे में आपको अपनी बात कहनी हो तो एक पूरे वाक्य को आप एक शब्द में ढाल दीजिए। फिलहाल यहाँ पर जो है 5 है टोटल, इसे हमें करना है और 10 अंक इसके लिए मिलने वाला है। तो देखिए, जिसका आदि ना हो ऐसी चीज को क्या कहा जाएगा? वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो अनादि कहा जाएगा। व्यर्थ खर्च करने वाला फिजूल खर्च होता है और सोच समझकर खर्च करने वाला मितव्ययी होता है। दोनों में अंतर है। इसके बाद इसमें जो अगला है वो है बिना पलक झपकाए। तो अपलक आप लिखे चाहे अनिमेष लिखें, अनिमेष ज्यादा सही है, थोड़ा अच्छा शब्द है। इसके बाद मरने की इच्छा मुमूर्षा कहा जाता है। जैसे जिजीविषा जो है वो जीने की इच्छा होती है, वैसे ही मरने की जो इच्छा होती है उसको मुमूर्षा कहा जाता है। इसके बाद जिसे दूर करना कठिन हो, यहां पर देख लीजिए, जिसे दूर करना कठिन हो इसको दुर्निवार कहेंगे, जिसका निवारण कठिन हो। ठीक है, इस प्रकार से ये 5 जो है इनका वाक्यांश के लिए हमने एक शब्द लिखा और नीचे अब वाक्यों को शुद्ध आपको करना है और उसके बाद वर्तनी का संशोधन करना है। तो आराम से इसमें आप कर सकते हैं। निरपराधी को दंड नहीं मिलनी चाहिए, निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए। निरपराधी नहीं होता है बल्कि निरपराध होता है, उसको दंड नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पर जो मिलनी लिखा है उसकी जगह पे मिलना। ठीक है, इसके बाद आप खाए कि नहीं, आपने खाया या नहीं, इस प्रकार से आप लिखेंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा ही क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है। लड़की ने दही गिरा दी, दही जो है ये पुल्लिंग होता है। ठीक है, तो लड़की ने दही गिरा दिया। इसके बाद आपके दवा से वह आरोग्य हुआ, आपकी दवा से या आपकी औषधि से वह स्वस्थ हुआ या निरोग हुआ, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद कमरा लोगों से लबालब भरा है, बाकी तो इसमें सही है लेकिन लबालब शब्द जो है वो किसी लिक्विड के लिए यूज किया जाता है, माने द्रव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर लबालब की जगह पे अगर आप खचाखच या ठसाठस लिखेंगे तो वो ज्यादा सही होगा। तो आप लिख दीजिए कमरा लोगों से खचाखच भरा हुआ है। कहते हैं ना खचाखच भीड़ है, तो वो शब्द आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। शब्द का जो चयन होता है उससे भी संबंधित अशुद्धियां होती हैं, तो यहाँ लबालब शब्द जो है वो फिट नहीं बैठता है। इसके बाद जो ख वाला है इसमें शब्द की वर्तनी आपको ठीक करनी है, तो सिंघनी लिखा है, सिंघनी होता है। इसके बाद क्षुद्र लिखा है, तो क्षुद्र में छाता वाला छ नहीं होता है बल्कि ऐसा वाला छ होता है, क्षुद्र। इसके बाद चरमोत्कर्ष ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये हमने मॉक टेस्ट पेपर में भी करवाया था। चरमोत्कर्ष इसमें च र म ऐसे लिखेंगे और उसके बाद तब जहाँ जो आगे वाली संरचना है वो वैसी ही रहेगी, मतलब यहाँ जो उड़नतूरा लगाया है वो पूरा रहेगा। इसके बाद चिन्ह, चिन्ह ऐसे नहीं लिखा जाता, मतलब यहाँ पे आपने इसको लिखा देखा है, ये आधा न लिख के फिर यहाँ पे ह पहले रहता है और न उसमें नीचे इंक्लूड किया जाता है, मतलब आप ऐसे लिखेंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद बर्बरता लिखा है, बहुत ही सरल दिया हुआ था तो इसमें आप आराम से कर सकते हैं, ये उड़नतूरा रहेगा, बर्बरता इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वर्तनी संशोधन है। इसमें आपने वाक्यों को शुद्ध किया और उसके बाद एक शब्द जो है मतलब प्रत्येक शब्द जो है उसकी वर्तनी को सही किया। इसके बाद मुहावरा वाला अंतिम हिस्सा है, प्रश्न का 8वां हिस्सा, प्रश्न पत्र का 8वां हिस्सा और ये अंतिम है। 10 मुहावरे टोटल है। पहले वाले में कहा है 8 आंसू बहाना, यानी एकदम बिलख बिलख कर रोना, फूट फूट कर रोना जिसको कहा जाता है। तो प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं? प्रयोग आप कर सकते हैं कि पिता की मृत्यु पर भरत जो है वो 8 आंसू बहाकर बेहाल हो गए। यहाँ पर भगवान राम के जो भाई थे भरत, उनकी बात कही जा रही। इसके बाद कागज की नाव। अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब मुहावरा आप लिखते हैं तो उसका अर्थ लिखते हैं और उसके बाद वाक्य में प्रयोग करते हैं, तो वाक्य में प्रयोग जहां करते हैं वहां मुहावरा जहां भी प्रयुक्त हुआ हो यानी आए वहां पर आपको अंडरलाइन कर देना है ताकि वो आसानी से दिख जाए, ये तरीका होता है। इसके बाद दूसरा वाला है कागज की नाव। अच्छा, एक चीज और है कि मुहावरे के लिए यहाँ पर 30 अंक निर्धारित होता है। फिलहाल कागज की नाव का अर्थ क्या होगा बताइए? न टिकने वाली चीज। कागज की नाव बहुत समय तक टिकती नहीं है, पानी में गल जाती है। तो ऐसे ही जो चीज स्थायी ना हो तो आप लिख सकते हैं कि यह जीवन जो है ये कागज की नाव है, व्यर्थ मोह माया। इसके बाद चादर से बाहर पैर फैलाना।
तो चादर से बाहर पैर फैलाना यानी औकात से ज़्यादा या औकात से बढ़कर प्रयास करना या काम करना। तो चादर से बाहर पैर फैलाओगे तो परिणाम गंभीर होगा। इस प्रकार से आप इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। 3 हमने किया। चौथा देखिए, टोपी उछालना यानी बेइज्जती करना, अपमान करना, पगड़ी उछालना जिसको कहा जाता है। तो सरेआम तुमने मेरी टोपी उछाली है, मैं भूलूंगा नहीं, बदला लूंगा, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद मिट्टी खराब करना यानी दुर्दशा कर देना, दुर्गति कर देना, इसका तात्पर्य होता है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? चोरी करने की आदत ने रामू की मिट्टी खराब कर दी, इस प्रकार से। रंगा सियार होना, रंगा बिल्ला आजकल राजनीति में बहुत प्रचलित कहावत है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे रंगा सियार की बात की जा रही है। तो रंगा सियार का मतलब क्या? धोखेबाज, धोखा देने वाला। रंग बदलू सियार है, नील में रंगा हुआ है और उसके बाद जब उसे वापस हौज में पानी में डुबोया जाएगा तो उसका रंग आ जाएगा। मतलब यहाँ धोखा देकर वो राजा बना है। रंगे सियार की कहानी आपने सुनी है ना, नील के हौज में वो गिर जाता है धोबी के यहाँ और उसके बाद वो नीले रंग का होकर निकलता है। लोग उससे डरने लगते हैं तो वो उसका फायदा उठाता है और राजा बन जाता है। और जब उसके भाई बंधु हुआ हुआ करने लगते हैं तो वो भी चिल्लाने लगता है और उसके बाद शेर चीता जो बड़े जानवर होते हैं उसे मार डालते हैं। तो इस तरह के आदमी को धोखेबाज कहते हैं। ठीक है, तो नेताओं में रंगे सियारों की भरमार है या राजनीति में रंगे सियारों की भरमार है, आप ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद का वर्षा जब कृषि सुखाने, तो बहुत सीधा साधा है। अवसर बीत जाने पर जो काम किया जाता है वो व्यर्थ होता है। इसको आप आराम से वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। उम्र बीत जाने के बाद उसके मन में प्रतियोगी परीक्षा देने का विचार बना, लेकिन तब तक का वर्षा जब कृषि सुखाने वाली स्थिति हो चुकी थी, यानी अब खेती सूख चुकी थी, उम्र निकल चुकी थी, तो आप बारिश करवा के भी क्या करेंगे। इसके बाद कंगाली में आटा गीला, यानी एक मुसीबत है उसके ऊपर दूसरी मुसीबत आना। कंगाली एक तो है, आटा वैसे ही कम है आपके पास और ऊपर से पानी आपने ज़्यादा डाल दिया तो गीला हो गया। अब यहाँ पे रोटी नहीं बनेगा, चीला बन जाएगा। फिलहाल तो कंगाली में आटा गीले का क्या अर्थ हो सकता है? मुसीबत में और संकट आना। इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं कि निर्धन रामदयाल ने अपनी जमा पूंजी 10,000 रुपए बैंक से निकाल कर घर लाने का विचार बनाया और ऐसा वो कर रहा था, तभी रास्ते में उसे लूट लिया गया, सारा पैसा डाकुओं के कब्जे में आ गया। तो इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। इसके बाद नेकी कर कुएं में डाल, नेकी कर दरिया में डाल होता है, लेकिन दरिया आजकल सूखते जा रहे हैं तो कुएं हैं तो कुएं में डाल। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? उपकार का मूल्य न होना, मतलब आप एहसान भी करिए, उपकार भी करिए और उसकी कोई कीमत भी ना करिए। तो सोनू की मदद करना नेकी कर कुएं में डालने जैसा है। भाई किसी का नाम सोनू हो तो इसमें नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। आखिर कोई ना कोई प्रतिमान या कोई ना कोई संज्ञा तो हमको चाहिए ही। इसके बाद पर उपदेश कुशल बहुतेरे, ये है। तो दूसरे को उपदेश देने में सब सिद्धहस्त होते हैं। जब अपनी बात आती है तो वो न तो अमल में लाते हैं न अपने को उपदेश देते हैं। तो इसको आप कैसे अर्थ लिखेंगे इसका? दूसरों को सीख सभी देते हैं, इस प्रकार से। तो वह खुद कामचोर है, इस प्रकार से आप वाक्य में प्रयोग करिए कि वह खुद कामचोर है और पड़ोसी के बेटे को कर्तव्य निष्ठा का पाठ पढ़ा रहा है। इसी को कहा जाता है पर उपदेश कुशल बहुतेरे, यानी अपनी न देखे, पहले दूसरे को ही सुधारने के लिए लग जाए। तो इस प्रकार से आपने मुहावरे का वाक्य में प्रयोग किया और इसे हमने संभावित तौर पे इस तरह से समाधान करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप इसे अपनी मर्जी से भी हल कर सकते हैं। इसमें जहां आपकी मौलिक अभिव्यक्ति है वहां अपनी विचारधारा को ही डालें तो बेहतर होगा। और इस प्रकार से हमने इस पूरे प्रश्न पत्र को हल करके यहाँ वीडियो के माध्यम से जाहिर किया। तब तक के लिए नमस्कार।